ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को जय गुरुदेव। मैं डॉक्टर संगीता निखिल अपने परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के चरणों में बारंबार वंदना करते हुए उनसे सभी के लिए आशीर्वाद की कामना करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में वो सम्मिलित हों और जैसा भी कार्यक्रम वो बनवाना चाहते हैं वैसा ही हम बना पाएं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ विकास भाटिया जी हैं। आपका स्वागत है विकास जी। थैंक यू संगीता जी। और ये विशेष कार्यक्रम एक एनालिटिक्स का कार्यक्रम है जिसमें हम गुरुदेव का एक पत्रिका में लेख था, जब 1 घंटे में ही इतिहास रच दिया गया। उस लेख का विश्लेषण कर रहे हैं कि उसमें क्या क्या घटनाएं घटी और किस तरह से घटी, उनके पीछे के अभिप्राय क्या थे, जो हम लोग जनरली किसी लेख को पढ़कर उसके पीछे की गूढ़ भावनाओं को और प्रयासों को समझ नहीं पाते हैं। तो ये जो है कार्यक्रम था 21 फरवरी 1995 का, और अप्रैल 1995 की पत्रिका में ये लेख छपा हुआ है। आप लोग इसको रेफर कर सकते हैं। ये लेख विशेष था जिसमें गुरुदेव सपरिवार और प्राणनाथ धवन जी, उनकी पत्नी पूनम धवन, बहन कनक पांडे, वासुदेव पांडे और पत्रकार वगैरह वहाँ पर मौजूद थे। ये सब साक्षी रहे हैं इस कार्यक्रम के, जो राष्ट्रपति भवन में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के साथ घटित हुआ। उस कार्यक्रम में अपेरेंटली तो केवल गुरुदेव की 2 पुस्तकों मेडिटेशन और कुंडलिनी तंत्र का विमोचन होना था, और गुरुदेव ने अपनी तरफ से 21 किलो का पारद शिवलिंग राष्ट्रपति जी को भेंट किया। लेकिन इस कार्यक्रम के लिए उनके अथक प्रयास थे और पूरा एक टीम वर्क था जो किसी के सामने आ नहीं पाया। तो आप ये कह रही हैं कि 1995 में जब गुरुदेव वहाँ गए शंकर दयाल जी शर्मा जी के पास, तो उन्होंने पारद शिवलिंग की जब स्थापना की तो शंकर दयाल जी गुरुदेव के पहले से ही शिष्य थे? नहीं, इस मामले में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। दरअसल ऐसा था नहीं। गुरुदेव तो मानव शरीर में आए तो उन्होंने पूरी एक साधारण मानव की तरह लीला की। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का कहीं पर भी उपयोग नहीं किया। इसके पीछे के जो प्रयास हैं, जो स्टोरी है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलो, आपने पूछ ही लिया है तो मैं उसको शेयर कर देती हूँ। पर लेकिन मैंने ऐसा सुना था, क्योंकि मतलब ऐसे बहुत आर्टिकल्स आते हैं गुरुदेव के जो पुराने शिष्य हैं और कई ऐसे जिनको मैं जानता हूँ, जिनके मैं संपर्क में हूँ, तो उन्होंने काफी लोगों ने ये बताया कि शंकर दयाल जी जो है पहले से ही गुरुदेव से जुड़े हुए थे और काफी लंबे समय से वो उनसे मार्गदर्शन भी प्राप्त करते थे। तो अब लेकिन क्या है कि मतलब ये इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं था। तो मतलब हम तो यही समझ रहे थे कि शंकर दयाल जी जो हैं गुरुदेव से पहले से ही जुड़े हुए थे। तो इसके पीछे की कहानी क्या है? हाँ, ये आपने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। ये काफ़ी सारी चीज़ें इंटरनेट पे चली हुई हैं। तो मैं हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि गुरुदेव के विषय में जब तक आप पूरी तरह से चीज़ों को वेरीफाई न कर लें तब तक आप इंटरनेट पर पोस्ट न करें, क्योंकि वो मार्गदर्शन करने के बजाय एक उनके विषय में भ्रांति बना देते हैं। गुरुदेव ने तो अपनी शक्तियों का उपयोग ही नहीं किया। बिल्कुल साधारण मानव की तरह उन्होंने सारे प्रयास किए हैं। बिल्कुल। तुम्हारे बीच का एक व्यक्ति बन करके आवाज दे रहा हूँ प्रभु, और बीच में तर्क बन करके इसलिए आवाज दे रहा हूँ कि तुम मुझे अपना समझ सको। अलग खड़े होकर के बोलूंगा तुम समझ नहीं पाओगे। जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि कृष्ण तुम बिल्कुल सामान्य से बनकर के मुझे क्यों बोल रहे हो, उसने कहा इसलिए कि तुम समझ सको कि मैं तुम्हारे बीच का एक आदमी हूँ। इसलिए अगर हिमालय से आवाज दूंगा तुम वहां तक पहुंच भी नहीं पाओगे, और इसीलिए तुम्हारी तरह मैं दुख भी भोग रहा हूँ, तुम्हारी तरह सुख भी भोग रहा हूँ।
तुम्हारी तरह चिंताएं भी कर रहा हूँ, तुम्हारी तरह खुशी भी मुस्कुराहट कर रहा हूँ, तुम्हारी तरह हर क्रिया इसलिए कर रहा हूँ कि तुम अपने जीवन का मुझे पाठ समझ सको, इसलिए कर रहा हूँ। तो ये भी मैं आपको बताती हूँ, ऐसे आर्टिकल मैंने भी पढ़े, तो फिर मैंने उसको वेरीफाई किया, गुरुधाम में और लोगों से भी बात करी, तो उन्होंने मेरे को एक रेफरेंस दिया कि पीएन धवन थे, प्राणनाथ धवन जी, वो प्राइम मिनिस्टर जी के सचिव थे। प्राणनाथ धवन जी जो थे वो उन्होंने इसमें एक प्रमुख भूमिका निभाई। अच्छा, वो गुरुदेव के शिष्य थे। वो गुरुदेव के शिष्य थे। गुरुदेव के अच्छा। शिष्य थे। तो उन्होंने जो है गुरुदेव के पास उनका आना जाना साधनाएं करना बराबर रहता था, और गुरुदेव ने उनको पत्रिका के प्रचार का कार्य भी दिया हुआ। वो प्राइम मिनिस्टर के पास भी जाते थे। अच्छा। उनको भी उनके हाथ में पत्रिका देते थे। अच्छा। और पूरा गुरुदेव के विषय में बताते थे। अच्छा। साधनाओं के बारे में, उसमें छपे लेखों के बारे में बताते थे। अच्छा। हाँ, तो वो क्रिया तो वहीं से शुरू हो चुकी थी। अब आप ये सोच सकते हैं कि गुरुदेव तो शिविरों में ये काम कर ही रहे थे, तो फिर वहां करने की क्या जरूरत? बिल्कुल, ये प्रश्न तो जरूर उठेगा। हाँ, लेकिन गुरुदेव की नीति बड़ी ही डिफरेंट रही है कि आप अगर देश को बदलने चले हैं, आप युग परिवर्तन करने चले हैं, तो आपके टॉप लीडर्स में चेंज आना जरूरी है। अच्छा। तो गुरुदेव की भावना ये कभी नहीं रही कि मिनिस्टर्स तक ये जाए या प्राइम मिनिस्टर तक ये जाए या राष्ट्रपति तक ये जाए, नहीं। उनकी भावना इसके पीछे ये रही कि टॉप से बॉटम तक वहां से चेतना का विस्तार शुरू हो। क्योंकि अगर चेतना ऊपर पहुंचेगी तो ऊपर से नीचे की तरफ स्वयं प्रवाहित हो जाएगी। बिल्कुल। मतलब गुरुदेव ने एक साइंटिफिक अप्रोच को यूज किया है। जैसे साइंस में भी ये होता है कि आपको टॉप डाउन अप्रोच, एनर्जी का टॉप डाउन अप्रोच, बिल्कुल। और मैंने यही भी ऐसे मैंने सुना है कि मतलब जैसे इजिप्ट के पिरामिड्स हैं, आप उनका भी देखिए कि उनका भी टॉप डाउन एनर्जी फ्लो है। और मैं यही देख रहा हूं कि पॉलिटिक्स में और यहाँ तो आप राजनीति में आप बोलिए कि जो लीडर्स का एक छोटा सा डिसीजन, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन वो एक छोटा सा डिसीजन आम आदमी पे कितना उसका इफेक्ट आता है। इसीलिए तो यही उनका गुरुदेव का अप्रोच था। वो अपना नाम प्राइम मिनिस्टर या मंत्रियों तक ले जाना थोड़े ही था। बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल। तो एक दिन धवन साहब गुरुदेव के पास जोधपुर में बैठे हुए थे। अच्छा। तो उन्होंने गुरुदेव से प्रार्थना की कि क्या मैं आपके चरण दबा दूं? तो गुरुदेव ने बोला कि चरण तो तू दबा ले, बिल्कुल, पर हनुमान को अगर ये कहो कि तू रसोई में जाके रोटियां पका, बिल्कुल, तो ये उसकी क्षमताओं का दुरुपयोग। ये तो बिल्कुल सही। तो उनके शब्द बड़े गजब के हैं। और बोले कि अगर हनुमान को कहो कि तुझे लंका जला के आनी है, तो ये हनुमान की क्षमताओं का सदुपयोग होगा। बिल्कुल। तो सभी लोगों के लिए, गुरुदेव के शब्द हैं, सभी लोगों के लिए कार्य निश्चित हैं। बिल्कुल। तुम्हें भी अब एक बड़ा कार्य करना। बिल्कुल। और तुम्हें अपने गुरु का नाम बिल्कुल टॉप राष्ट्रपति भवन तक लेकर जाना है। अच्छा, ये तुम्हारा गुरु कार्य। अच्छा, ये बातचीत हुई सदगुरुदेव और प्राणनाथ धवन जी में। ये 1992 की बात। जो केवल संपूर्ण दृष्टि से गुरुमय हो जाता है, वह शिष्य बन जाता है, और वह शिष्य बहुत बड़ा कार्य करता है। संसार का अद्वितीय कार्य, अप्रतिम कार्य, कि वह गुरु को एक चेतना प्रदान करता है, गुरु को एक अवसर प्रदान करता है कि वे अपने ज्ञान को संसार के सामने रख सके। यदि गुरु अपने छोटे छोटे कार्यों में ही व्यस्त हो जाएगा, तो ज्ञान किस समय देंगे, चेतना किस समय देंगे, जीवन के मूल्यवान कार्य किस समय करेंगे? इन छोटी छोटी चीजों को अपने ऊपर से लेकर के गुरु को अवसर प्रदान करता है कि वह ज्ञान की नदी प्रवाहित करे। उनके कार्यों और तनावों को अपने ऊपर लेकर के गुरु को यह अवसर प्रदान करता है कि वह ज्ञान का मानसरोवर अपने सामने जागृत चैतन्य करे, जिसमें हजारों लाखों लोग स्नान कर पवित्र हो सकें, दिव्य हो सकें। तो 1992 के बाद से गुरुदेव ने अपनी क्रियात्मक गतिविधियां बहुत तेज कर दी थी। अच्छा, जैसे कि? हाँ, जैसे क्योंकि उनको एक आइडिया था कि मेरे पास कितना समय है, उन्हें तो सब पता था। बिल्कुल। और क्या क्या कार्य बाकी हैं। हाँ। और गुरुदेव बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे। उनको ऐसा नहीं था कि अपने कार्य करने थे, उनको तो देश के लिए कार्य करना था कि मैं जो धरती पर आया हूं तो अपने देश को सुरक्षित कर जाऊं। अच्छा, इसको मैं बिल्कुल प्रोग्रेस की तरफ खड़ा कर जाऊं। अच्छा। तो उनके जो है छोटे मोटे इश्यूज नहीं थे, छोटे मोटे उनके लक्ष्य नहीं थे। हाँ। और एक प्रवचन में उन्होंने बात कही भी कि मेरा
हर कदम मेरे लक्ष्य की तरफ है। बिल्कुल। वो निरर्थक न कभी बोले, ना उन्होंने कभी निरर्थक कार्य किया। बिल्कुल। और ये तो मैंने ये सुना है कि गुरुदेव अपने प्रवचन में उन्होंने ये बिल्कुल स्पष्टता से ये बात की है कि अगर मैं हंसी मजाक में भी अगर मैं आपको कोई चीज बोल रहा हूं तो उसके पीछे भी एक कारण रहा होगा। हाँ। तो मेरे शब्द जो हैं वो बिना किसी वजह के नहीं निकलेंगे। हाँ, उन्होंने कभी मजाक में भी ऐसी कोई बात नहीं कही जिसका कोई अर्थ ना हो। हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो इसलिए प्राणनाथ धवन जी को जब ये बात कही तो उन्होंने कहा कि ठीक है गुरुदेव। तो 1992 के बाद से, ये तब की बात है, उसके बाद से गतिविधियां तेज हो गई। और देखो उसी समय कह दिया कि चाहे वो कार्य मेरी पुस्तकों का विमोचन ही क्यों ना हो, जबकि तब तक पुस्तकें लिखी नहीं गई थी। अच्छा। आप देखिए। हाँ। उनको तो सब चीज पता थी कि क्या होने वाला, कब चीज किस टाइम पे। हाँ। अच्छा। और पुस्तकों का विमोचन तो एक माध्यम था, बिल्कुल। उनको कार्य तो दूसरा करना था। ठीक है ना। तो धवन जी अपने काम पर लग गए और उन्होंने सारे जो हैं दस्तावेज इकट्ठे किए, सब जगह से परमिशन सब कुछ लिया। इस कार्य को करने में समय लग गया। पर आप जैसे बता रहे हैं कि जैसे धवन जी और गुरुदेव के बीच में ये जो डिस्कशन हुआ प्रोबेबली 1992 की बात है, और शिवलिंग की स्थापना जो हुई वो तो 1995 में हुई। हाँ। तो इस दरमियान गुरुजी ने पीछे क्या कार्य किए होंगे? फिर गुरुजी ने तो वहां तक पहुंचने का एक माध्यम भी तो बनाना था। किताबें लिखी गई। हाँ। किताबें छपी। बिल्कुल। ठीक है ना। हाँ। उसके बाद ही तो उनका विमोचन होगा। हाँ। और गुरुदेव तो बहुत व्यस्त थे। एक जो बात लोग कहते हैं कि जो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी थे वो गुरुदेव के अनुयायी थे, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वो गुरुदेव को पहले से जानते थे। अच्छा। जानते इस तरह से थे कि गुरुदेव को समाज शिरोमणि का जो पुरस्कार मिला था वो भी राष्ट्रपति भवन में उन्होंने ही दिया था। हाँ। उसमें और भी लोग थे नेचुरली, लेकिन उस समय भी पूरी दूरदर्शन की टीम और सब लोग थे, तो गुरुदेव का नाम तो पूरा था ही। जब धवन जी ने उनको बताया गुरुदेव के बारे में तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं उनको जानता हूँ। अच्छा। और मैं उनके कार्यों के बारे में सुन चुका हूँ। तो पत्रिका में जो मैंने पढ़ा था आर्टिकल, अप्रैल 1995 में जो ये आर्टिकल छपा है, उसमें मैंने ये भी पढ़ा था कि शंकर दयाल जी ने कहा था कि मैं उनके कार्य देश विदेश में से परिचित हूँ। हाँ, उनके विदेशों में किए हुए कार्यों से मैं परिचित हूँ। अच्छा। और वो विदेशों वाले कार्य थे। हाँ, वो क्या थे, उस पे आप थोड़ा हाईलाइट कीजिए। तो वो सूर्य सिद्धांत वाला था। अच्छा। जो गुरुदेव ने अमेरिका में सूर्य सिद्धांत 8 बड़े बड़े शहरों में करके दिखाया था इतने साइंटिस्ट के सामने। अच्छा। तो वो कार्य था। वो उनके कार्यों से उनको जानते थे कि ये मतलब उन्होंने ये कर। गुरुदेव तो पूरे विख्यात थे। बिल्कुल। इसलिए तो फिर उसके बाद धवन जी ने वहां पर अपना शुरू किया कार्य, पूरे दस्तावेज इकट्ठे करके, और जो है वो पहुंचे। उन्होंने अपना किया तो गुरुदेव को फोन किया कि आज मैं राष्ट्रपति भवन जाऊंगा। तो गुरुदेव ने उसको बोला कि जब आप निकलो तो मुझे फोन कर देना। तो उन्होंने गुरुदेव को फोन किया कि गुरुदेव मैं निकल रहा। तब गुरुदेव ने अपने सभी जो वहां बाहर शिष्य थे उनको बोला कि दरवाजा बंद कर लिया कि कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक कोई नहीं आएगा। अच्छा। अब देखिए कि कैसे गुरु जो हैं अपने शिष्य को श्रेय देते हैं। हालांकि वो एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में थे, सचिव थे प्राइम मिनिस्टर के, और उनका अपना एक परिचय बड़ा जबरदस्त था। लेकिन जो राष्ट्रपति भवन में एंट्री लेने के लिए सारी औपचारिकताएं होती हैं वो तो होनी थी। और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, काफी टाइम लगता है उसमें, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। बिल्कुल। लेकिन धवन जी को किसी भी जगह पर रुकना नहीं पड़ा। अच्छा। हाँ, वो क्रिया उधर से गुरुदेव कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल। वो जो है खट 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 निकलते चले गए। हाँ, मतलब स्वाभाविक से उन्होंने परमिशन पहले से ले रखी थी, पर जहाँ पे 2 घंटे लगने थे, जो चेकिंग है जो कुछ है वो तो सब होना ही था। बिल्कुल। तो जहाँ पर 1 घंटा लगना था वो 10 मिनट में हो गया। बिल्कुल। वो गुरुदेव की क्रिया चल रही थी। बिल्कुल। तो फिर जो है जब ये अंदर पहुंचे उनके सचिव के पास, इन्होंने लेटर दिया, तो वो कहते हैं कि शीशे में से उनको राष्ट्रपति जी दिख रहे थे। अच्छा। हाँ, तो सचिव ने जाकर दिया, सब ओके हो गया। हाँ। और तब जो है ये हुआ कि हाँ इस दिन वो डेट वेट बताने का बाद में हुआ कि उनकी पुस्तकों का विमोचन होगा। लेकिन प्रोसेस यहाँ खत्म नहीं हुआ। अच्छा।
ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं। बिल्कुल। बहुत आसान है ये लिख देना कि उन्होंने कहा कि तुम देश को संभालो या कुछ ऐसा नहीं है। यहीं पर ओके नहीं हो गया, उन्होंने लेटर लेके तो ओके कर दिया, लेकिन फिर अपने सचिव को भेजा जोधपुर इंक्वायरी करने के लिए। अच्छा, हाँ, ओके। जो उनके सचिव थे वो प्राणनाथ धवन जी के साथ और उनकी पत्नी के साथ पूनम धवन जी के साथ गुरुदेव के पास आए। अच्छा। पूरा इंक्वायर किया उन्होंने कि यहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है। गुरुदेव के पास बैठे, उनसे बात की, उनके साथ बैठ के चाय पी। फिर उन्होंने धवन जी की पत्नी से पूछा कि तुम यहाँ से कैसे जुड़ी, क्या करते हो तुम लोग। तो तब उन्होंने बताया कि ये जो है सिर्फ किस्से कहानियों की बात नहीं है, यहाँ प्रैक्टिकल ज्ञान होता है, स्टोरीज नहीं सुनाई जाती, आपको प्रैक्टिकल करके सामने दिखाया जाता है। बिल्कुल। तो तब फिर वो सैटिस्फाइड हुई। अच्छा। उसके बाद फिर वो डेट वगैरह वो सब कुछ निश्चित हुआ। केवल लेटर दे देने से नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ऑब्वियस सी चीज है कि अगर राष्ट्रपति जी किसी गेस्ट को अपने यहाँ पे बुला रहे हैं तो उसके पीछे की पूरी प्रोसेस और बैकग्राउंड चेक तो होगा ही कि कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो पूरा हुआ इंक्वायरी। और उनके वहां से डेलीगेशन जाता है। वही डेलीगेशन नहीं गया था। तो फिर उन्होंने जो है गुरुदेव की पुस्तकें, पत्रिकाएं सब कुछ देखा। अच्छा। हाँ, उसके बाद जो है फिर ये डेट डिसाइड हुई। अच्छा। और ये सब कुछ मुझे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली? ये धवन जी के सुपुत्र हैं। अच्छा। नितेश धवन जी। अच्छा। तो प्राणनाथ धवन जी तो अब सिद्धाश्रम चले गए हैं। हाँ। गुरुदेव के चरणों में हैं, लेकिन उनके पुत्र जो हैं, मेरी उनसे बात हुई। अच्छा। तो उन्होंने मुझे ये पूरा सिलसिलेवार प्रोसेस बताया। अच्छा। कि संगीता जी इस तरह से ये घटनाएं घटी थी। अच्छा। क्योंकि वो भी अपने पिताजी के साथ गुरुधाम जाते थे, साधनाएं करते थे। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को एक बार बताया, फिर जो वहां पर रीड करना था, गुरुदेव के बारे में बताना था ऑडियंस में सब, वो प्राणनाथ धवन जी ने खुद ही लिखा सारा। अच्छा। जो उन्होंने वहां राष्ट्रपति भवन में गुरुदेव के विषय में पढ़ा, वो सब उन्होंने खुद ही लिखा। और 306 कोहाट के बेसमेंट में बैठ के उन्होंने खुद ही टाइप किया, किसी को टाइपिंग के लिए भी नहीं दिया। अच्छा। हाँ, वो खुद ही टाइप किया और उन्होंने गुरुदेव को दिया। गुरुदेव ने ओके किया। बिल्कुल। फिर गुरुदेव ने उनको, अब देखिए गुरुदेव जो है जब अमेरिका वगैरह में प्रवचन करते हैं तो धारा प्रवाह इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है ना। और वहां पर वो शिष्य को सम्मान कैसे देते हैं, ये कोई गुरुदेव से बिल्कुल छोटे छोटे कार्यों को बड़ा करके वो कैसे सम्मान दे देते हैं। सही बात है। उन्होंने धवन जी को 3 दिन के बाद फोन किया कि जो तुमने मुझे लिख कर दिया है, ये मैंने एक यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट में भेजा था किसी के पास। अच्छा। प्रोफेसर के पास। बिल्कुल। तो उन्होंने इसको पढ़ा और उन्होंने कहा कि ये किसने लिखा है, इंग्लिश बहुत ही अच्छी है इसमें, देखो तो तुमने बहुत अच्छा लिखा है। अच्छा। उसके लिए भी गुरुदेव कितनी माया डालते हैं कि अपना नाम तो कहीं आने नहीं देते। हाँ। तो वो कह रहे हैं कि मैंने प्रोफेसर को दिखाया। अच्छा। हालांकि उनके लिए तो कोई ये मतलब इमटेरियल है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि धवन जी तुमने बहुत अच्छा लिखा है। अच्छा। तो फिर मुझे नितेश जी ने बताया, अब यहाँ गुरुदेव शिष्यों के लिए बहुत ज्यादा चिंतित भी थे। धवन जी और नितेश जी गुरुदेव के ऑफिस में बैठे हुए थे 306 कोहाट में। अच्छा। तो बहुत ही पीड़ा के साथ गुरुदेव ने एक बात कही कि धवन, क्या कभी ये लोग मुझे समझेंगे भी या नहीं? ये चीज गुरुदेव को अंदर ही अंदर हमेशा खाती रही कि उनके शिष्य उन्हें समझ ही नहीं रहे। इतना कार्य, इतना प्रयास शिष्यों के लिए करने के बाद भी शिष्य उन्हें समझ नहीं पाए। समय रहते हम भी नहीं समझे, किसी को तो क्या ही बोले, इतनी माया उनकी रही। पर ये उनका बहुत ही पीड़ा भरा वाक्य था कि क्या कभी ये लोग मुझे समझ पाएंगे। बिल्कुल नहीं, मैं आपकी भावना को मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि मतलब इतने महापुरुष जो मतलब जिनके पास बैठना भी एक सौभाग्य, मतलब आप बहुत बड़ा सौभाग्य है, और उनको भी जब लोग नहीं समझ पाते तो मैं वो समझ मैं तो मतलब मैं बोल भी नहीं सकता, पर लेकिन ये कितनी बड़ी बात है कि ऐसे महापुरुष को अभी भी नहीं समझा जाता। अभी भी नहीं समझा। हाँ, अभी भी अलग अलग तरह की भ्रांतियां हैं कि कई लोग तो ये समझते हैं कि वो एस्ट्रोलॉजर थे, कई लोग समझते हैं कि वो तंत्र के प्रख्यात लेखक थे, लेकिन वो तो इन सब चीजों से बहुत परे थे। और उनका जो मेरे ख्याल से जो उनका लक्ष्य था वो अभी भी कोई नहीं जान पाया कि वो आए किस लिए थे, कब आए और क्या कार्य करके गए। न तुम लोगों ने कभी समझा, न तुम लोग मेरे पास कभी बैठे, न तुमने मेरा मूल्य महत्व समझा, न उस ज्ञान का चिंतन लिया।
तुम 364 दिन तो घूमते रहे भिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, पेट की कमाई के लिए, और 301 दिन मेरे पास आए। अभी इसके आगे जब 21 फरवरी सब लोग वहां पहुंचे तो बहुत अच्छे से वेलकम हुआ। पूरी दूरदर्शन की टीम सब लोग वहां पर थे और प्रेस फोटोग्राफर्स थे सारा, और वो सारा कार्यक्रम हुआ मिलने में, सारा जो है ना देने का हो गया। फिर गुरुदेव ने उनको पारद शिवलिंग भी भेंट कर दिया। तो फिर उसके बाद गुरुदेव की और राष्ट्रपति जी की आधे घंटे तक एक बंद कमरे में मुलाकात। उस कमरे में और कोई नहीं था। अच्छा। वो दोनों ही थे। और हाँ, अब उस पर उन्होंने चर्चा जो की कि देश कैसे आगे जा सकता है, हाँ, कैसे हम विश्व बंधुत्व को बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल, कैसे हम भाईचारा बढ़ा सकते हैं और शांति कैसे स्थापित की जा सकती है। और उनका ये भी शायद उसमें लेख में ये भी लिखा हुआ था कि कैसे भारत को एक अलग लेवल पे, ऊंचाई के लेवल पे लेके जाना है और भारत को कैसे ऊपर तक यस, अग्रणी बनाना है। बिल्कुल, ये था। और केवल यही ये चीज खत्म नहीं हुई। अच्छा। जो राष्ट्रपति जी की धर्मपत्नी थी, उन्होंने माता जी के साथ और बाकी परिवार के सदस्यों के साथ 40 मिनट तक भेंट की। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, अलग रूम में सबके साथ बात करी और उन्होंने भी सामाजिक समस्याओं पर, व्यक्तिगत समस्याओं पर लोगों की इस पर चर्चा की। तो एक बहुत ही अच्छी ये भेंट रही। वहां पर एक ऐसा भी बात उठी कि गुरुदेव राष्ट्रपति भवन की छत और दीवारों को ऐसे देख रहे थे कि लोगों ने ये कहने शुरू कर दिया कि शायद गुरुदेव राष्ट्रपति बनने वाले। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा। उन्होंने तो कभी भी ऊंचे पद की लालसा ही नहीं की, अपने आप को छिपा कर रखा। हाँ। तो वो ये था कि पारद शिवलिंग को निखिलेश्वर महादेव भी कहते। अच्छा। तो वो तो निखिलेश्वर महादेव के रूप में वहां जाके खुद ही स्थापित हो गए। अच्छा। अब आप उसके बाद की बात देखेंगे तो देश की आर्थिक उन्नति, हर तरह से उन्नति, पहले कैसे कर्जे में डूबा हुआ था और सब कितने चेंजेस आ गए। आज तो आध्यात्म भी देखिए आप कहाँ पहुंचा हुआ है। बिल्कुल है, विश्व में देखो ना कहाँ नाम है भारत का। बिल्कुल। और यहीं पर पार्वती प्रश्न करती है कि इस प्रकार के शिवलिंग को स्थापन करने से क्या प्राप्त होता है। भगवान सदाशिव प्रसन्न होकर के हंसते हुए कहते हैं, न वै वाम वतम रूपः सचिंत्यम वतै क्रिया सा एवाम वतम रूपः न दीर्घो वतै वदः। तुम नहीं जानती कि इस प्रकार का शिवलिंग प्राप्त करना अत्यंत कठिन और दुष्कर है। समर्थ और योग्य गुरु ही इस प्रकार के शिवलिंग की निर्माण करने की प्रक्रिया कर सकता है, कि उस गुरु को मालूम है कि कौन सा विशेष मुहूर्त है, उसको उस पार्थ के 8 संस्कार का ज्ञान है, उसको पार्थ को आबद्ध करने की क्रिया का ज्ञान है। वह उस रजत युक्त पार्थ को, शुभ्र श्वेत पार्थ को, जो तरल प्रभामान पार्थ है, उसको आबद्ध करने की क्रिया जानता है, मगर इस बात का भी ध्यान रखता है कि उसमें किसी प्रकार का लोह तत्व नहीं रहे, और लोह रहित उस शुभ्र पार्थ में उस विशेष मुहूर्त में उसके निर्माण करने की प्रक्रिया का प्रारंभ करता है। यह तो गुरु को मालूम है कि वह क्षण कौन सा है जिसमें भगवान सदाशिव जागृत होते हैं। यह तो गुरु को मालूम है कि वह क्षण कौन सा होता है जिसमें स्वयं लक्ष्मी चैतन्य होती है, और ठीक क्षण को पकड़ते हुए उन विशेष मंत्रों के माध्यम से भगवान सदाशिव को उसमें स्थापन करता है। उस विशेष क्षण को अपने हाथ में लेते हुए उस भगवान सदाशिव के पारदेश्वर विग्रह में लक्ष्मी चैतन्य युक्त को स्थापन करता है, और इस प्रकार से एक एक रूप में उस लक्ष्मी को और उस भगवान सदाशिव के विग्रह को स्थापित करता हुआ 11 रुद्र को पूर्णता देने का प्रयत्न करता है। गुरुदेव की चेतना जब वहां आ गई, हाँ। तो वो क्या होता है कि ऐसी एनर्जी, ऐसी चेतना सूक्ष्म रूप से पूरे देश को प्रभावित करती है और छोटे छोटे निर्णयों को प्रभावित करती है। आज तो डेटा का युग है। आप डेटा कलेक्ट करो, बारी भरकम, और जो है जो भी एनालिटिक्स आप अपने लगाते रहिए उसमें। लेकिन ये जो चीज है राष्ट्रपति भवन में स्थापित होना और ऊपर से टॉप डाउन एनर्जी, टॉप लेवल से नीचे की तरफ फ्लो करना, ये आप देखेंगे कि पहले जो इस तरह की चीजें होती थी राजमहलों में हुआ करती थी। तो उसके पीछे कारण यही था। किसी मंदिर में क्यों नहीं कर दिया? हाँ। राष्ट्रपति भवन ही क्यों? उसके लिए तो इतना सब करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसके पीछे है ना गुरुजी की फिलॉसफी है ना, इसके पीछे विचार है ना। एक ये भी बात है कि लोग ऐसा भी समझ सकते हैं कि निर्णय तो कोई और ले रहा है, बात तो कहीं और हो रही है, तो पारद शिवलिंग का इसमें कहाँ रोल आया? वो एनर्जी तो स्कैटर हो रही है ना पूरा।
बिल्कुल, ये तो वही वाली बात हुई कि जैसे साइंस कहता है कि जब आप स्ट्रेस्ड इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो तो आपकी डिसीजन काफी अलग होती है, और वही आपकी डिसीजन जब आपको लेनी होती है एक नॉर्मल पीसफुल इन्वायरमेंट में जहां पे आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो, वो आपकी एक अलग डिसीजन होगी। तो बात तो वही हुई, इट ऑल कम्स टू एनर्जी। एनर्जी, वो एनर्जी पारद शिवलिंग से पूरे में फ्लो कर रही है। अच्छा। हाँ, और फिर इसके बाद जो है, अब वो जो लोगों ने लिखा हुआ है, इसके बाद जो राष्ट्रपति जी के सचिव थे उनका पर्सनल लेवल पे गुरु जी के साथ आना जाना शुरू हुआ। हाँ। फिर उनके राष्ट्रपति जी से अपने जो व्यक्तिगत संबंध थे उनका निर्माण हुआ। अच्छा, ओके, मतलब मेरे ख्याल से शिवलिंग की स्थापना होने के बाद फिर जी, वो सब उनका पर्सनल रिलेशनशिप। हाँ, वो सब बाद में हुआ। ओके। लेकिन इससे पहले तक गुरुदेव ने एक साधारण मानव की तरह सारे प्रयास किए। और ये जो टाइटल है, जब 1 घंटे में ही इतिहास रच दिया गया, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। देश के नव निर्माण का इतिहास। और एक पॉडकास्ट में बता रही थी निर्मला जी कि गुरुदेव ने बचपन में अपने स्कूल के टीचर को कहा कि मैं अपना इतिहास खुद लिखूंगा। ऐसा इतिहास वो लिख करके गए। और आप ये देखिए कि उन्होंने ये सुनने में कितनी एक साधारण सी बात लगती है कि पारद शिवलिंग की स्थापना हुई राष्ट्रपति भवन में, लेकिन उसके पीछे आपने संगीता जी जो आज ये स्टोरी बताई और आपने पीछे जो इसके असाधारण कहानी बताई और गुरुदेव की मेहनत और गुरुदेव का जो लक्ष्य था उन्होंने जो वो पूरा किया, मतलब ये हमारे लिए बहुत ही वाकई में एक सौभाग्य वाली बात है कि आज हमें ये मौका मिला हुआ है कि हम भारत के नागरिक हैं और भारत में रह रहे हैं, और उस भारत की हम कहानी में जुड़े हुए हैं जहां गुरुदेव ने इसकी स्थापना की पारद शिवलिंग के साथ। बिल्कुल, हर क्षण गुरुदेव ने एक नया इतिहास लिखा है। कुछ सामने आ गया है, कुछ और सामने आएगा। बिल्कुल। और इसके साथ ही हम आप सभी को जय गुरुदेव कहते हैं।